अप्रैल और मई माह के उन दिनों को याद कीजिए जब देश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा का आगमन हो चुका था। टेस्टिंग सेंटरों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें थी। मतलब कहीं 1 किलोमीटर लंबी लाइन, कहीं 2 किलोमीटर लंबी लाइन। उसके बाद अस्पताल में बिस्तर पाने के लिए लोगों की अफरा तफरी। लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागे फिर रहे थे कि कहीं तो कोरोना मरीज को बिस्तर मिल जाए जिससे उसकी जान बचाई जा सके। जिन किसी को कोरोना परिजन के लिए अस्पताल में बिस्तर मिल गया, वो बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागे भागे फिर रहे थे। उसके लिए लंबी लाइनों में खड़े थे। सौभाग्य से कुछ बच गए, सब दुर्भाग्य से ज्यादातर मारे गए। जो मारे गए उनकी लाशों को लेके परिजन शमशानों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े थे। शमशानों में लाशों का अनवरत जलना जारी था और जिनके पास शमशान में लाशों को जलाने के पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने मृत परिजनों को रेत में दफना दिया। लाशों को गंगा में बहा दिया। जो दृश्य पूरे विश्व ने देखा, किस तरह दसियों हजार लाशें रेत के टीलों में दफने पड़े थे, दसियों हजार लाशें गंगा नदी में बह रही थी। उन काले दिनों को याद कीजिए जब सरकार कहीं भी नहीं थी। न मुख्यमंत्री योगी कहीं दिख रहे थे, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं दिख रहे थे। और आज ये कल का दिन है जब प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का उद्घाटन कर रहे हैं हजारों कैमरों के सामने। गंगा में डुबकी लगा रहे हैं हजारों कैमरे के सामने। बनारस रेलवे स्टेशन घूम रहे हैं, श्रमिकों के साथ भोजन कर रहे हैं, श्रमिकों के साथ फूल बरसा रहे हैं हजारों कैमरे के सामने। और ये सब कुछ एक संयोग मात्र नहीं है। ये सारा आयोजन आने वाले यूपी चुनावों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। पिछले 5 साल में जो सरकार कानून व्यवस्था और विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुई, वो योगी मोदी सरकार धर्म को आगे रख के लोगों की धार्मिक भावनाओं को साधने की कोशिश कर रही है जिससे उनका वोट लिया जा सके। देश पूछता है, जिस समय लोग कोरोना की जांच की लंबी लाइनों में खड़े थे, उस समय प्रधानमंत्री कहीं दिखे थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं दिखे थे? जब हजारों लोग, दसियों हजार लोग कोरोना परिजन को लेके एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मारे मारे फिर रहे थे,
प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किसी भी तरह की सहायता दिखी थी? क्या मुख्यमंत्री कहीं नजर आए थे? क्या प्रधानमंत्री कहीं नजर आए थे? जब ऑक्सीजन की भारी कमी थी, ऑक्सीजन की कमी के बिना कोरोना मरीज मारे जा रहे थे, सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, उस समय प्रधानमंत्री मोदी कहीं दिखे थे? जब शमशानों के बाहर लाशों की लंबी लाइनें थी, लाशों का अनवरत जलना जारी था, गंगा में लाशें बह रही थी, क्या प्रधानमंत्री उस वक्त गंगा में दिखे थे? नहीं। प्रधानमंत्री दिखते हैं जब किसी मंदिर के द्वार पे फीता काटना होता है। प्रधानमंत्री दिखते हैं जब श्रमिकों के साथ बैठ के भोजन करना होता है। प्रधानमंत्री दिखते हैं जब गंगा आरती में शामिल होना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं जब देश के हजारों लाखों लोग कोरोना के कारण मारे जा रहे थे। आखिर हमने प्रधानमंत्री किस लिए चुना है? मंदिरों का उद्घाटन करने के लिए या देश के लोगों की जान बचाने के लिए? कोरोना की दूसरी लहर को आए लगभग 6 महीने होने को हैं। इस बीच आपने कहीं देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करते हुए, जिला स्तर पे अस्पतालों की नींव रखते हुए, जिससे कोरोना की तीसरी लहर या आगे चल के कोई और महामारी आए तो उससे लड़ा जा सके? नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं दिखे। वो सिर्फ मंदिरों का उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो काशी में हो, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे कहीं और भी हो। जैसे मंदिरों का उद्घाटन ही विकास का पैमाना बन गया। देश में भले ही करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सही से नहीं मिलता हो, उत्तर प्रदेश में नौकरी की मांग करने वाले युवकों पर योगी सरकार लाठियां बरसाती हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो अपनी धुन में मगन रहते हैं। अगर इन्हीं सब कार्यों के लिए हजारों करोड़ खर्च करके चुनाव होने हैं तो ऐसे चुनाव का क्या फायदा? इस विषय से अलग देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पे आते हैं। हादसे में मारे गए जनरल बिपिन रावत और उनके सहयोगियों को देश श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वो देश के वीर सिपाही थे। उनकी मौत से देश को सदमा लगा। भगवान उनके परिजनों को शक्ति दे जिससे वो इस कठिन समय से गुजर सके। लेकिन ये हादसा कई सवाल खड़े करता है,
जो कि गोदी मीडिया में वो सवाल कहीं नहीं नजर आता है। भले ही जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति सीडीएस के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके और जनरल बिपिन रावत के संबंध सही नहीं चल रहे थे और ये मात्र एक हादसा नहीं दिखता है। प्लेन हादसे के आखिरी समय के वीडियो को देखें तो साफ दिखता है कि प्लेन हवा में ही क्रैश हो रहा है, जबकि अगर कोई तकनीकी खराबी होती या प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता तो प्लेन पहले जमीन पर गिरता, उसमें आग लगती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धमाका हुआ हो। तो क्या इसे हम सिर्फ हादसा मान लें? क्या इस घटना की स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस हादसे के तार राफेल घोटाले से तो नहीं जुड़े हुए हैं? मित्रों, पूर्व के आतंकवादी घटनाओं पे एक दृष्टि डालें। 2001 में संसद पे जो हमला हुआ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विपक्ष के हमलों से परेशान थी और देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए संसद पे हमला कराया गया। वो कोई आतंकवादी हमला नहीं था, वो सरकार के द्वारा सरकार को बचाने के लिए संसद पर किया गया हमला था। 2002 में अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी घुस गए। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो सरकार द्वारा भेजे गए आतंकवादी थे। दो 2019 के चुनावों से पहले पुलवामा में सैनिकों पे हमला हुआ। जिस बस में सैनिक जा रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों से सैनिक बैठाए गए, जिन राज्यों में राष्ट्रवाद की हवा थोड़ी ज्यादा तेज चलती है, और विस्फोट कराया गया। उसके बाद राष्ट्रवाद का ऐसा माहौल बनाया गया कि मोदी सरकार की पिछली 5 साल की नाकामी पीछे छूट गई और जनता के दिलो दिमाग पे राष्ट्रवाद हावी हो गया और मोदी सरकार फिर सत्ता में आ गई। क्या जनरल बिपिन रावत का मारा जाना ऐसा ही कोई हमला तो नहीं था? इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिससे देश को पता चल सके कि एक हादसा था या एक हमला था। अंत में हम जो आने वाले चुनाव हैं और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव आएंगे और उसके बाद उसको लेके जो विपक्ष की रणनीति बन रही है उस पर चर्चा करते हैं। ममता बनर्जी जिस तरह कांग्रेस को परे रख के एक तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, वो वाकई में विपक्षी एकता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। एक राज्य जीत लेने भर से कोई अखिल भारतीय नेता नहीं बन जाता और कुछ पुराने कांग्रेसी, कुछ पुराने भाजपाइयों को पार्टी में शामिल करा के कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के ममता बनर्जी अखिल भारतीय पार्टी नहीं खड़ा कर सकती। उनकी कोई अखिल भारतीय अपील नहीं है। कोई भी विपक्षी गठबंधन बिना कांग्रेस के नहीं बन सकता। कांग्रेस भले ही जितनी कमजोर हो, लेकिन अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस ही वो टक्कर दे सकती है।
हिंदी भाषी राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस ही या तो सत्ता में है या मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में ममता बनर्जी क्या मोदी सरकार के इशारे पे नहीं नाच रही हैं? अगर देश में वर्तमान निरंकुश, निकम्मी, नालायक सरकार को भगाना है तो विपक्षी एकता को मजबूत करना बेहद जरूरी है और विपक्ष सड़क पर उतरे, आंदोलन करे, जनता के मुद्दों को उठाए, किसान आंदोलन से सीखे, तभी इस निकम्मी सरकार को देश से भगाया जा सकता है। और राहुल गांधी हो या कोई और दल, वो भाजपा के पद चिन्हों पर न चले, हिंदुत्व का राग न अलापे। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के मानने वाले लोगों का है, सभी जाति धर्म के लोगों का है, किसी एक धर्म विशेष के लोग का नहीं है। जो भी यहाँ पे जन्म लेता है उसकी इस देश में हिस्सेदारी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और बहुसंख्यक हिंदू देश में सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहता है, प्रेम भाव से रहता है। वो कुछ भटके हुए, कुछ मति भ्रम लोग ही हैं जो धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दंगे फसाद करते हैं, नेताओं के इशारों पे नाचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो धर्मनिरपेक्ष की हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है, उसको राहुल गांधी त्याग दे और हिंदू होने का राग अलापे। हिंदू होना ये हमारी पहचान है, लेकिन ये देश की पहचान नहीं हो सकती है। देश की पहचान धर्मनिरपेक्षता ही है। और अगर मोदी सरकार की जड़ों को देश से उखाड़ना है तो उसके लिए मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएं। हजारों नाकामियां हैं जिनको अगर जनता के बीच सही से ले जाया जाए तो मोदी सरकार आने वाले चुनाव में नहीं टिक सकती है, उसे गद्दी से भागना पड़ेगा। विपक्ष इस बात को समझे। जय हिंद दोस्तों।